तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल वाइस टीटी यूपी बोर्ड के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस का चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों, इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे और आपके एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन हल करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट पर। बहुविकल्पी के अलग, अति लघुत्तरी दीर्घ उत्तरी के अलग, फिगर वाले क्वेश्चन अलग। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आइए थ्योरी में ही अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे, ठीक है। ये गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। और गोलीय दर्पण में नोट 1 में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण में 6 कंडीशन का प्रतिबिंब मैंने बना लिया है, ठीक है। देखो, पहला ये है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरा जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तीसरा वक्रता केंद्र, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस, पांचवा फोकस और छठवां नंबर यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम लोग नोट 2 की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नोट 2, नोट 2 सब बड़ा चल रहा है। ये सही, ये सही। अब देखो जरा दोस्तों, ये भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। नोट 2 में क्या, नोट 2, अब देखो, अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल दर्पण जो है 2 केस में प्रतिबिंब बनाएगा दोस्तों। पहला केस जरा समझो, केस 1, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो जरा, इसको बढ़िया से समझेंगे। यहां पे एक उत्तल दर्पण बनाएंगे ऐसे, ये है, इसको कलई करेंगे और कलई करने के बाद एक मुख्य अक्ष का निर्माण कर देते हैं यहां से, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष पे एक वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव और अनंत। ध्यान से समझिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हो तो न्यूमेरिकल भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, वस्तु को अनंत पर स्थित कर दिए, एक वस्तु ए बी है दोस्तों
और आप जानते हैं अनंत से चलने वाली किरणें समांतर होती हैं। तो यहां पर दो किरणें चलेंगी, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के ऊपर से ऐसे जा रही है और यहां जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई ऐसे प्रतीत होगी। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के नीचे से जाएगी और ये भी इस तरीके से जाती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब देखो, एक परावर्तित किरण ये और एक ये यहां से जा रहा है, दोनों फोकस से जा रहा है, ठीक है। तो दो किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो इस उत्तल दर्पण में अगर वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा दोस्तों, ये बिंदु वत बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के रूप में बनेगा। वस्तु अगर 5 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब एक पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी प्रकृति क्या होगी। तो ये ऊपर बन रहा है, यहाँ पे आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदु वस्तु के रूप में होगा। तो इसके हम 2 पॉइंट लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर है, इसका प्रतिबिंब फोकस पर स्थित है, ठीक है। यहां लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु ये पेन में क्या हुआ भैया, वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है, फोकस पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में क्या लिखेंगे, आभासी, सीधा और बिंदु के समान, आभासी कामा सीधा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देंगे। आभासी, सीधा और आकार कैसा होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले ये प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आकार में बताएंगे बिंदु के रूप में, बिंदु के रूप में, एक पॉइंट के रूप में इसकी प्रतिबिंब का आकार होगा, ठीक है। आइए, लाइट चली गई है लेकिन आपको अच्छे से दिखेगा। फेस में थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम चल जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग केस 2 की ओर बढ़ेंगे। अब केस 2, केस 2 की ओर बढ़ेंगे। जब वस्तु, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में, अनंत एवं ध्रुव के बीच में
स्थित होता है, स्थित होता है। देखो यहां पर एक उत्तल दर्पण बना दो, एक मुख्य अक्ष का निर्माण करेंगे, वक्रता केंद्र, फोकस और ये ध्रुव, ये इनफाइनाइट। कंडीशन क्या है कि इस वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखना चाहते हैं। एक वस्तु ले लो और यहीं इनके बीच में रख दो। और प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की जरूरत पड़ती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस उत्तल दर्पण पर पड़ेगा तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाता हुआ ऐसे प्रतीत होगा। दूसरी किरण, ठीक है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ऐसे। ये देख रहे हो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अब यहाँ पे टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ये जा रही है और ये आ रही है। वक्रता केंद्र पर कोई भी किरण डालेंगे, मैंने नियम बताया था, अगर आप वक्रता केंद्र पर डालोगे तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाल रहे हो तो ये टकराने के पश्चात ये फोकस से होकर जाती प्रतीत हो रही है। अब देखो इसमें आपतित किरण भी है, वापस हो रही है, तो परावर्तित किरण भी है। ये आपतित है और ये परावर्तित, दो परावर्तित किरण यहाँ पे काट रही हैं, यहीं पे लंब गिरा दो। क्या गिरा दोगे दोस्त? लंब। ये किरण जो है ऐसे लंब गिरा दो, यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है और इस प्रतिबिंब का नाम है बी डैश ए डैश। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है दोस्त? तो ये बन रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में। आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, इस वस्तु से छोटा बन रहा है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति लिख दो। प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है पहले ये देख लो। यहां देखो ये कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब P व F के बीच। P माने पोल और F माने फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु, यानी ये P और F के बीच में प्राप्त होता है, बीच में प्राप्त होता है। अब देखो, अब प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में समझो। प्रतिबिंब की प्रकृति ठीक सही रहा है सभी बच्चों को? चलिए अब देखो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। यह आभासी है, सीधा है और इस वस्तु से छोटा है। ठीक है, आभासी, थोड़ा और पतला करें क्या पेन को, कामा सीधा एवं वस्तु से छोटा। तो ये रहा हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, प्रोफार्मा मैंने बताया। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन।
रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन। चलिए देखो, ये गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन क्या है? किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई एवं वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन क्या है? किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस दर्पण की गोलीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई कोष्टक में आई एवं वस्तु की ऊंचाई ओ। देखो, कोई कोई लोग जो है एच डैश और एच लिखता है। इससे स्मॉल एच प्रतिबिंब की ऊंचाई को और वस्तु की ऊंचाई को एच डैश, या आप प्रतिबिंब वाले को एच डैश कर दो, वस्तु की ऊंचाई को एच कर दो। हर टीचर का एक अलग अलग लिखने का, प्रदर्शित करने का ढंग होता है दोस्तों। वस्तु की ऊंचाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान देना, दूसरी डिफिनीशन भी है इसकी, अथवा में करके ओ आर। दूसरी डिफिनीशन क्या है? देखो, जैसे डिफिनीशन है ऐसे ही न्यूमेरिकल में शब्द होते हैं। जैसे कह देगा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 गुना, 2 गुना, इस तरीके से शब्द अगर बोले 1 गुना, 1/3, 2/3 न्यूमेरिकल में, तो समझ लेना आप वो आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्षमता यम का मान दिया है। ठीक है, और दूसरी डिफिनीशन क्या है? किसी वस्तु द्वारा बने किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहां लिखेंगे किसी, दूसरी भी डिफिनीशन लिखेंगे सभी बच्चे, किसी दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई जितने गुना बड़ा या छोटा, जितने गुना बड़ा या छोटा प्राप्त होता है उसे उस दर्पण की
रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। सभी बच्चे को दिख रहा है? हाँ, बढ़िया से दिख रहा है, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से दिखाई पड़ जाए। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज लेंगे, यहाँ लिखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई I बटे वस्तु की ऊंचाई O, या हम संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं यम बराबर I/O। दोस्तों ये भी याद रखना, ठीक है। और अगर हम सिद्ध करें, लेकिन सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा क्लास 10th में, तो एक सूत्र और होता है। क्योंकि I/O बराबर -V/U होता है, ठीक है। I/O बराबर -V/U होता है। इस चीज को विशेष ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। ये भी सूत्र हो गया। तो हम इसी से और क्या लिख सकते हैं, इसलिए जहां I/O है वहां पे m लिख सकते हो, तो m बराबर हो जाएगा -V/U। ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, हर दर्पण के लिए अलग अलग कंडीशन यम का मान, ठीक है। जैसे हम अवतल दर्पण के लिए लिख दें, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, देखो अवतल दर्पण के कंडीशन में जो यम का मान होगा, क्योंकि प्रतिबिंब से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए m का मान 1 से कम होगा। कब? जब O इज ग्रेटर देन I होगा, या ऐसे लिख दो I इज लेस देन O। यम का मान 1 के बराबर कब होगा? जब I की वैल्यू O के बराबर होगी। यम का मान 1 से अधिक कब होगा? जब I की वैल्यू O से अधिक हो जाएगी। ये किस दर्पण में है दोस्तों? ये अवतल दर्पण के कंडीशन में है, याद रखना। अब उत्तल दर्पण की कंडीशन क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है? यम का मान याद रखना दोस्तों। ये जो m की वैल्यू है वो 1 से छोटा कब होगा? जब I बड़ा होगा, O छोटा होगा। सॉरी, ये गलत हो गया। जब I इज लेस देन O होगा, ठीक है। तो हर दशा में, इसके हर दशा में m की वैल्यू इतनी ही होती है, याद रखना दोस्तों।
ठीक है। एम का मान 1 से कम ही होता है उत्तल दर्पण के कंडीशन में, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोनों कंडीशन में वो वस्तु से छोटा ही होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे संयुग्मी फोकस की। संयुग्मी फोकस, संयुग्मी ये कंजुगेट फोकस क्या होता है दोस्तों? संयुग्मी फोकस क्या है? संयुग्मी फोकस क्या है बताओ? कंजुगेट फोकस। देखो, कंजुगेट फोकस का मतलब है, चित्र से समझोगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखो, अगर आप वस्तु को अगर आप वस्तु को अनंत पर रख रहे हो ओवन, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, I1। ठीक है। यहां पे रख रहे हो तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, I2। वस्तु यहां वक्रता केंद्र पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, I3। यहां पे रख रहे हो O4 तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, I4। यहां पे रख रहे हो प्रतिबिंब यहां बनेगा, I6। सॉरी, I5। ठीक है। अब देखो, अगर वस्तु को आप ध्यान से समझिए, कंजुगेट फोकस का मतलब क्या है। अगर आप वस्तु को अनंत पे रखते हो यहां पे, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब देखो, अब फोकस पर अगर वस्तु आ गया तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर। यानी अनंत पे रखोगे तो फोकस पर बनेगा, अब फोकस पर रख दोगे तो अनंत पर बनेगा। ऐसी स्थिति केवल अवतल दर्पण की पांचवी स्थिति है। अगर आप वस्तु को यहां पे रख रहे हो O6, तो ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, I6। अब जरा सोचो कि दर्पण के आगे कोई शीशा में अपना चेहरा देख रहे हो, यहां पर अगर चेहरा रख रहे हो तो प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, लेकिन अगर चेहरा पीछे रख दोगे तो आगे बनेगा क्या? नहीं। आभासी प्रतिबिंब जो भी दर्पण बनाएगा, जिस भी कंडीशन में बनाएगा, उसमें संयुग्मी फोकस संभव नहीं होता है। तो अवतल दर्पण के केवल 5 स्थितियों पर संयुग्मी फोकस संभव होता है, अनंत से लेकर फोकस तक। ठीक है। अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखोगे तो अनंत पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर प्रतिबिंब आप यहां पे रख दे रहे हो इसके बीच में, तो इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है। तो कुल मिला के एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एक बिंदु पर बने, तो यह दोनों बिंदु एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। इसकी डिफिनीशन लिखना चाहेंगे दोस्तों? लिखेंगे, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो तथा दूसरे बिंदु पर
रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त हो तो पहले बिंदु पर प्राप्त हो तो यह एक दूसरे के संयुग्मी फोकस कहलाती है। संयुग्मी फोकस कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? संयुग्मी फोकस। ठीक है। एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर। दोस्तों लाइट चली गई है, फिलहाल अभी हम 10 मिनट और आपको पढ़ाते हैं इन्वर्टर, ताकि डिस्चार्ज ना हो। आइए अब हम लोग अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर, ध्यान देना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र होता है दोस्तों। ये उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए ये फार्मूला है। अब हम अगले सूत्र की एक स्थापना करते हैं जिसका नाम है यम कामा एफ एवं वी में संबंध। ये डायरेक्ट सूत्र लगाने के काम में आता है, कम समय आपका बचाएगा। में संबंध, ठीक है, आपके टाइम को बहुत ज्यादा बचाने का काम करेगा। हालांकि एक सूत्र ये, एक सूत्र अभी आपने यम बराबर आई बाई ओ बराबर माइनस वी बाई यू वाला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला भी मैंने जो दिया है ये, ठीक है, इस वाले से भी काम हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, यम बराबर, देखो ये दोनों को कॉम्बिनेट करोगे ये और ये को, तो आई बाई ओ बराबर माइनस वी अपान यू। ठीक है, ये बन जाएगा। चलिए अब हम लोग एम एफ वी के पदों में सूत्र की स्थापना करेंगे। तो समीकरण एक पहले लिख लो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम समीकरण एक में v से गुणा कर देंगे। समीकरण एक में v से गुणा करने पर, v का दोनों पक्षों, v का इसमें करोगे तो v बाई एफ, यहां पे करोगे v बाई वी, एंड यहां करोगे v बाई यू। तो ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, जरा ध्यान देना, v/f। ये यहां भी एक और यहां भी एक बचा, एक में एक का भाग एक उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा -1 बराबर v बाई यू। बात क्लियर है? अब इसका बटा एक कर देंगे, तिर्यक गुणा, एक का v में करोगे v आएगा, माइनस इसका 1 में करोगे f आ जाएगा,
और नीचे एफ में एक का गुणा एफ एंड वी बाई यू। थोड़ा बैक में चलते हैं हम लोग। देखो एक अभी सूत्र पढ़े हो, माइनस वी अपान यू बराबर एम। तो उसमें जो राइट साइड में v बाई यू है वहां पे माइनस लाओ। लाएंगे कैसे जरा ध्यान देना, लाएंगे कैसे ये भी देख लेते हैं हम लोग, कैसे लाएंगे। देखो एक काम करते हैं दोस्तों, एक काम, ये पूरा उस तरफ पक्षांतर कर दो और ये पूरा इस तरफ पक्षांतर कर दोगे तो दोनों का साइन बदल जाएगा। ये प्लस है इस तरफ आएगा, माइनस वी अपान यू हो जाएगा। ये प्लस में है ना, उस तरफ जाएगा माइनस वी माइनस एफ अपान एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप जानते हो अभी अभी मैंने दिखाया है पिछले पेज पर कि m बराबर माइनस वी बाई यू। इसके स्थान पर m रख दो और अंदर माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इसे पहले लिख देते हैं f माइनस वी अपान एफ। आपका ये फार्मूला मिल गया m बराबर f माइनस वी अपान एफ। बहुत ही अच्छा फार्मूला है दोस्तों। जब भी तीन लोग दिए हैं, एक दो तीन, तीन में से कोई दो दिया होगा, तीसरा निकाल सकते हो। ठीक है ना, बहुत अच्छा फार्मूला है, शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं m कामा f एवं u में संबंध। अभी यहाँ पे u के स्थान पे v था, अब u कर देते हैं u में संबंध। ठीक है, चलो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू समीकरण 1। क्योंकि u के पदों में लाना इसलिए u से गुणा कर दो सब में। u अपान एफ बराबर u अपान वी प्लस u अपान यू। ये u से u कैंसिल हो जाएगा, u अपान एफ u अपान वी प्लस 1। ओके, अब ये प्लस है इस तरफ ले आओ, u अपान एफ माइनस 1 अपान 1 बराबर u बाई वी। तिर्यक गुणा कर दो, एक का u में u आ जाएगा यहाँ माइनस, f का इसमें f आ जाएगा बटे f का 1 में f बराबर u बाई वी, u बाई वी। ठीक है, अब एक काम करो दोस्तों, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, पलट दिया। v अपान u। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे भाई, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करो। ठीक है, तो माइनस एफ अपान यू माइनस एफ बराबर माइनस वी बाई यू। और यम बराबर सभी जानते हो कि माइनस वी अपान यू। ये एक बार ऊपर नीचे अपने से माइनस का गुणा करो तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यह पहले से लिख लेंगे। ये हो जाएगा इसके स्थान पे m, या m बराबर f अपान f माइनस यू। तो दोस्तों यहाँ पर m बराबर f अपान f माइनस यू। ठीक है, ये हमारी आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला है, m की वैल्यू है। और ये देखो f m f v के संबंध में सूत्र है और ये m f u के संबंध में सूत्र है। तो कुल मिला के अवतल दर्पण का ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे इंड होता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग बाकी है, थोड़ा इन्वर्टर
डिस्चार्ज हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं अभी इसको क्लोज करना चाहूँगा। अगले आपको लेक्चर में, और लास्ट लेक्चर इस अवतल दर्पण का रहेगा वो, इसके बाद अवतल दर्पण आपका ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल हम लाएंगे, न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करवाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही समझाने वाले हैं। और एक पॉइंट और आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल में चिन्ह परिपाटियाँ कहाँ पे कैसी होंगी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हम। ठीक है ना, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं।